हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 12th फिजिक्स का नया अध्याय हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा। आपको बता दें, बोर्ड एग्जाम में ये 7 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िए। और इससे पहले की वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग, क्या? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आइए बताते हैं आपको और समझाते हैं विद्युत धारा होता क्या है। तो देखिए, याद रखिए आप लोग, ये परिभाषा बहुत पहले भी पढ़े होंगे 10 में भी, कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो चलिए इसको आप लोग परिभाषा लिखिए। तो आप लोग एकदम छोटी सी परिभाषा लिख लीजिए, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसकी चलिए दूसरी परिभाषा आपको बता रहे हैं एक चित्र के माध्यम से, तो उसको आप लोग समझिए। अगर मान लीजिए कोई चालक तार हो, ठीक है, अगर कोई चालक तार है, ठीक, ये मान लेते हैं क्या है? तार है। तो अथवा करके एक परिभाषा इसकी और आपको बताएंगे कि यदि कोई चालक तार है, ठीक है, तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला, मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको भी आप लोग लिखिए। तो आप लोगों ने ये भी परिभाषा लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो ये वाली भी लिख लीजिए, ठीक है। तो आप दो में से कोई भी याद करके सुना सकते हैं या आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लिखते हैं, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में t सेकंड में, स्मॉल t सेकंड में क्यों कूलाम आवेश प्रवाहित हो, क्यों कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो वैद्युत धारा क्या होगा? फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। और Q बराबर क्या होता है? तो NE अपॉन टी। तो इसका दो फार्मूला होता है, याद रखिए। I बराबर Q अपॉन टी, दूसरा I बराबर NE अपॉन टी, ठीक है। दो फार्मूले होते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिए, ठीक। अब देखिए, यहाँ से इसका मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक कैसे निकालते हैं आप लोग समझिए। देखिए, विद्युत धारा है I, ठीक है, जहाँ करके लिख लीजिए, आपको पता रहेगा। जहाँ I विद्युत धारा है, I विद्युत धारा है, क्यों आवेश है, क्यों वैद्युत आवेश है, T समय है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E मूल आवेश है, E मूल आवेश है, या तो इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भी याद रखिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसका मात्रक हम कैसे निकालते हैं। तो याद रखिए, देखिए मात्रक हम ऐसे निकालते हैं, I बराबर फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे मात्रक देखिए, आपको हम निकाल के बता रहे हैं। तो देखिए, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक इसको आप I लिख लीजिए, या क्यों क्या है? आवेश है, तो आवेश का मात्रक, आवेश का
मात्रक, इसको यहाँ पे क्यों लिख लेते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक क्यों। नीचे क्या है, टी, टी क्या है, समय है, तो समय का मात्रक, समय का मात्रक, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं तो टी। अब देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पहली वीडियो जरूर जाके देख के आइए वैद्युत आवेश का, तो आपको पता चलेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो बात आप लोग ये वाली याद रखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एम्पियर किसका मात्रक है, या सीधा पूछा गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप कूलाम प्रति सेकंड बता सकते हैं या तो एम्पियर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका मात्रक हमने निकाल लिया। अब यह कैसी राशि है, ठीक है, तो याद रखिए यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो याद रखिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक, अगला पॉइंट याद रखिए, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसकी विमा की अगर बात करें तो याद रखिए विमा इसकी, ठीक है, तो इसकी विमा केवल ए होती है। विमा क्या होती है, केवल कैपिटल ए होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आप लोग, अब देखिए अगर इसकी दिशा पूछी जाए, दिशा पूछी जाए तो दिशा आप बताएंगे विद्युत धारा की दिशा में होता है या तो धन आवेश की गति की दिशा में। तो धन आवेश की गति की दिशा में, धन आवेश की गति की दिशा में, धन आवेश की गति की दिशा में, ठीक है, दिशा में, तथा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होती है। ठीक, तो याद रखिए विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो ये था विद्युत धारा के बारे में पूरा। अब देखिए यहाँ से आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। बेसिक चीज़ें क्या है, एक एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यदि I बराबर 1 एम्पियर और Q बराबर 1 कूलम तथा T बराबर 1 सेकंड हो तब, तो ये देखिए 1 एम्पियर बराबर आ जाएगा 1 कूलम बटे 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 एम्पियर बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम आवेश। ठीक है, कितना होगा, 1 कूलम बटे 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो यहाँ से आप लोग ये लिख सकते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। तो हेडिंग यहाँ पे आपको क्या डालनी है, 1 एम्पियर। ठीक, हेडिंग क्या डालेंगे, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, इस फार्मूले से समझिए, 1 सेकंड में, ठीक है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। फिर से सुनिए, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलम हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक, तो लिखते हैं किसी चालक में
1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी। प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी। ठीक, ये 1 एम्पीयर की परिभाषा थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको कुछ बता दें और बेसिक चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक, तो आप लोग अभी एक फार्मूला देखे हैं, ये पहले लेसन में पढ़े होंगे। क्यों बराबर होता है NE। क्यों बराबर फार्मूला क्या होता है NE। तो याद रखिए, धातु के लिए अगर कोई धातु है तो उसके लिए क्या होगा, धातु है तो I बराबर क्या हो जाएगा NE/T। क्या हो जाएगा NE/T। तो अगर हम N का मान यहाँ से निकालें, N का मान, तो ये देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसके नीचे एक, तो इसका इधर गुणा, इसका इधर, तो NE बराबर हो जाएगा I/T। क्या हो जाएगा I/T हो जाएगा। और जैसे ही I/T हुआ, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं N का मान। N का मान आता है I/T/E। ठीक है, अब देखिए एम्पियर की परिभाषा से, एम्पियर की परिभाषा से क्या, एम्पियर की परिभाषा से, एम्पियर की परिभाषा से, एम्पियर की परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत धारा अगर 1 एम्पियर हो, T भी 1 सेकंड हो, तो E का मान हमें रखना। तो एम्पियर की परिभाषा से N बराबर E का मान 1 और T का मान भी 1। ठीक है, T का मान भी 1, दोनों एक ही हैं। ठीक, E है तो E वैसे ही लिख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1/E। ठीक है, आप देखिए N 1/E का मान, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, E का मान अगर आप देखें कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो E का मान 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अब ऊपर भेज दें। ठीक है, तो ये घात ऊपर जाएगी तो हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ 10 और ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10⁻19। 10⁻19/16। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको आप भाग दीजिए, या तो देखिए 19 को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 10×10। क्या लिख सकते हैं 10×10×10⁻18/16। इसे कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखिए, देखिए इसकी घात भी 1 और इसकी घात भी 18, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। तो इसको काट दीजिए 5 से। ठीक, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, फिर इसे काट दीजिए तो ये आ जाएगा, फिर 5, ये आ जाएगा 4, तो 5 5 25 × 10⁻18/4। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा N बराबर 6.25। ठीक, इसमें जब आप भाग देंगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो आप इससे याद रखिए कि 1, ठीक है, इससे स्पष्ट होता है यदि किसी चालक, ठीक है, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से, ठीक, प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित होंगे। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में होकर गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो याद रखिए 1 एम्पीयर में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक, चलिए अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग डालिए धारा घनत्व। ठीक है,
करंट डेंसिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसकी परिभाषा पहले आपको समझाते हैं, ठीक है। इसको परिभाषा देखिए, आपको सूत्र से हम समझा देते हैं, ठीक। तो इसका फार्मूला जो होता है वो J बराबर होता है I/A। J बराबर क्या होता है? I/A। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो A क्या है? क्षेत्रफल है, I क्या है? धारा है, और J क्या है? धारा घनत्व। तो देखिए यहाँ पे जब बटे में केवल एक चीज होता है तो उससे पहले हम एकांक शब्द जोड़ लेते हैं। तो क्या जोड़ लेते हैं? एकांक। तो हम लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को वैद्युत धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखें, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चलिए इसको आप लोग लिखिए। तो परिभाषा आप लोगों ने लिख लिया होगा, परिभाषा नहीं लिखे तो ये लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब इसका फार्मूला जो होता है धारा घनत्व J बराबर विद्युत धारा I बटे क्षेत्रफल कैपिटल A, ठीक है। तो फार्मूला इसका होता है J बराबर I/A, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका मात्रक भी पूछा जाता है। तो चलिए इसके आगे देखिए अगर अभिलंबवत धारा गुजरेगी तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। अब अगर चालक से, ठीक है, चालक से धारा जो हो अभिलंबवत ना गुजरे, ठीक है, लंबवत ना गुजरे, थीटा कोण पर गुजरे, तब क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धारा लंबवत ना होकर अभिलंब से थीटा कोण बनाए, ठीक है। वैद्युत धारा जो हो, धारा जो होगा क्षेत्रफल से, ठीक है, धारा क्षेत्रफल से लंबवत ना होकर अभिलंब से थीटा कोण बनाए, अभिलंब से थीटा कोण बनाए, तब थीटा कोण बनाए तब धारा घनत्व क्या होगा? तब धारा घनत्व ये जो होगा J बराबर I/A cos थीटा, क्या होगा? A cos थीटा। तो I बराबर क्या होगा? JA cos थीटा, और I बराबर हो जाएगा J डॉट वेक्टर A, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा, ठीक। तो आप लोग याद रखिए फार्मूला और परिभाषा भी। क्या याद रखेंगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसका फार्मूला ये, ठीक है। अब इसका देखिए मात्रक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मात्रक। तो यहाँ से हम इसका मात्रक देखते हैं। तो एक एक बातों को आप लोग समझते चलिए। देखिए मात्रक इसका क्या होगा? तो देखिए विद्युत धारा है, जैसे इससे पहले निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। विद्युत धारा है तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए फार्मूले से ही निकाल लिया जाता है मात्रक, ठीक है। जैसे धारा घनत्व J बराबर I/A है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख लें विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर प्रति
वो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका मात्रा क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगर दूसरा पॉइंट जैसे पूछे कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो याद रखिएगा राशि अगर पूछे आपसे ये राशि कैसी है तो आप बताएंगे यह सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। ठीक है। अगर विमा इसकी पूछे, विमा अगर इसकी पूछे तो विमा आप बताएंगे m की पावर 0, l की पावर -2, t की पावर 0, a की पावर -1। आप ये विमा बता सकते हैं या केवल इसको लिख सकते हैं l की पावर -2, t की पावर -1। ठीक है। विमा यहीं से निकल आती है। देखिए विद्युत धारा की विमा होती है a। ठीक है। विद्युत धारा की विमा क्या होती है, a और क्षेत्रफल की l स्क्वायर। ठीक है। I बराबर Q/T से यहाँ से विमा निकाली गई। ठीक है। अब अगर इसकी दिशा लिखना हो कि इसकी दिशा क्या होती है, तो दिशा याद रखिए। देखिए दिशा कैसे लिखते हैं आप लोग, ये देखिए तो लिखेंगे दिशा धन आवेश की दिशा में होता है। ठीक है। धन आवेश या सीधा हम लिख सकते हैं धारा की दिशा में। वैद्युत धारा की दिशा जिधर होगी उधर ही धारा घनत्व की दिशा भी होगी, धारा की दिशा में। ठीक है। तो आपसे धारा घनत्व के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, अगर पूछेगा तो इतना आप लोग याद रखिए। ठीक है। अब इसके आगे की हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो अगली हेडिंग क्या है, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन क्या है, तो याद रखिए आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेशित कण है, ये क्या है, कण है, कोई आवेशित कण है। तो आवेशित कण का एक स्थान से दूसरे स्थान, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, स्थान को स्थानांतरण, जो इसका स्थानांतरण हुआ, क्या स्थानांतरण जो हुआ वही क्या कहलाया, वैद्युत चालन। तो वैद्युत चालन की परिभाषा आप लोग लिखिए, आवेशित कणों का एक स्थान से, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण, ठीक है, को स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। यह गतिमान आवेशित कण का आवेश वाहक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखें। तो परिभाषा आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखे तो ये परिभाषा छोटी से लिख लीजिए। ठीक है। अब हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ेंगे इसके बाद, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है। ये अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसको चलिए आप लोग समझिए, हेडिंग डालते हैं। तो आप लोग भी ये हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है। इसमें आप लोग को कई परिभाषाएं मिलेगी पढ़ने को। ठीक, तो आपको एक एक परिभाषा हम समझाएंगे। ठीक, तो इसमें देखिए आप लोग वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई चालक होगा। ठीक है, चालन आपकी समझ में आ गया। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पढ़ना है। आप लोग मॉडल तो पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन का मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, नील बोर का परमाणु मॉडल, ये सब पढ़े होंगे। तो वहीं से ये केमिस्ट्री से बहुत संबंधित परिभाषाएं इसमें है। ठीक है, तो चलिए आपको हम एक एक बात समझाते हैं। देखिए अगर कोई भी पदार्थ होता है, क्या चीज़, कोई भी पदार्थ होगा, तो देखिए जो भी पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलकर बनता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में, ठीक है, परमाणु में एक धन आवेशित नाभिक होता है। परमाणु में क्या होता है, धन आवेशित नाभिक होता है। तो आप लोग ध्यान से समझते चलिए, आपको हम ऐसे ग्राफ से पूरा ये समझा देंगे। देखिए कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु में धन आवेशित नाभिक होता है। क्या होता है, धन आवेशित नाभिक होता है।
और नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों ओर क्या होगी? कक्षाएं होगी। निश्चित क्या होगी? कक्षाएं होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप लोग समझिए यहाँ से कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के मध्य में एक धनावेशित नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए, पहला होता है संबद्ध इलेक्ट्रॉन। पहला कौन सा होता है? संबद्ध इलेक्ट्रॉन। तो पहला होता है संबद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपने जैसे देखा कि इलेक्ट्रॉन के प्रकार के दो प्रकार के, तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में ही यहाँ पे पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। तो अब देखिए संबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कौन सा? संबद्ध इलेक्ट्रॉन। अभी आपको इसको हम फिगर से भी समझाएंगे। तो संबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो नाभिक के पास वाली कक्षाओं, ठीक है, नाभिक के पास वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नियंत्रण जिस पर अधिक होता है उसी को बोलते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखिए नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉनों को, नाभिक के पास वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के पास वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन को संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना करीब होगा, पास होगा, उसका नाभिक से उतना ही ज़्यादा आकर्षण बल से वह बंधा होगा और उसी को क्या बोलते हैं? संबद्ध इलेक्ट्रॉन। यह अपनी कक्षाओं को नहीं छोड़ सकती जल्दी। ठीक है, ये अपनी कक्षाओं को क्या नहीं छोड़ सकते। तो समझ में आ गया होगा संबद्ध इलेक्ट्रॉन। तो संबद्ध इलेक्ट्रॉन आप सीधा लिखेंगे नाभिक के पास वाले कक्षाओं में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं? संबद्ध इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो याद रखिए नाभिक से जैसे जैसे कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है, नाभिक से जैसे जैसे कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है नाभिक का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनों पर कम होता जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अब एक फिगर से समझिए पहले। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को आपको हम समझा रहे हैं एक एक बातें अच्छे से। जैसे कि आपको पता है कि ये नाभिक है। क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होंगी? कक्षाएं होंगी। नाभिक की ये चारों ओर क्या बन गई? कक्षाएं बन गई। कक्षाएं जो होंगी ऐसे बराबर होंगी, एक दूसरे को ऐसे टच नहीं करेंगी। लेकिन आप समझिए, देखिए प्रत्येक पदार्थ क्या होगा? परमाणु से मिलकर बना होगा। ये इतना पूरा ये क्या है? परमाणु है। परमाणु कैसा होता है? धन आवेशित। अब परमाणु के मध्य में एक धन आवेशित नाभिक होता है। ये देखिए न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। उदासीन होने के कारण इस पर कोई आवेश नहीं होता। फिर प्रोटॉन धन आवेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेशित। इसीलिए नाभिक को बोला जाता है कि धन आवेशित होता है। कैसा होता है? धन आवेशित। तो देखिए नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती है। ये सभी क्या है? कक्षाएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाते हैं। इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रकार के दो प्रकार का, तो एक संबद्ध इलेक्ट्रॉन, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो संबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के पास वाली कक्षाओं में, ये जैसे नाभिक है सब, ठीक, ये नाभिक है बीच में, इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं। क्या है? चारों ओर ये कक्षाएं जो गोल गोल, ठीक। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके जितना नज़दीक होगा उतना इसके बीच आकर्षण बल होगा, ठीक। और नाभिक से जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती है नाभिक का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनों पर कम होता जाता है।
तो जो नाभिक के पास ही वाले कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस पर नाभिक का नियंत्रण अधिक मतलब ज़्यादा बल लगा सकता है, उसे संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो नाभिक से जैसे जैसे कक्षाओं की दूरियां बढ़ती जाती है, जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो इसका नियंत्रण होगा ये पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर होगा, न कि इस पर। तो जैसे जैसे कक्षाओं की दूरियां बढ़ती जाती है, नाभिक का नियंत्रण भी कम होता जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहरी ऊर्जा पाता है, जैसे ही यह बाहरी ऊर्जा पाता है, ये अपनी कक्षा को छोड़कर किसी दूसरे की कक्षा में कूद जाता है। ठीक है, और जैसे ही दूसरे की कक्षा में कूद जाता है तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो आप लोग सीधा मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या लिखेंगे, नाभिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण कम होता है। ठीक है, इन्हें थोड़ी सी ऊर्जा देकर संगत परमाणुओं से इसे अलग किया जा सकता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हल्की सी ऊर्जा पाने पर अपनी कक्षा को छोड़ सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ बातें और समझ लीजिए कि जैसे आपको हम एक नोट पॉइंट बताना चाहें तो आप लोग याद रखिए नोट में कि चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद आपका तांबा आता है, तांबा के बाद आपका सोना आता है, सोना के बाद आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है, चांदी की, फिर तांबा की, फिर सोना की, फिर एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिए। चांदी की तार अगर बनाई जाए तो वह सबसे अच्छी तार कहलाएगी। ठीक है, तो इसके आगे की हेडिंग अब आप लोग देखें, ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोग बैक करके दोबारा वीडियो देख लीजिए। और लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के मध्य में धनावेशी नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए संबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के पास वाले कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है उसे संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन तो जैसे जैसे नाभिक से कक्षाओं की दूरियां बढ़ती जाती है उस कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नियंत्रण कम होता है और जैसे ही वह हल्की सी ऊर्जा पाती है तो वह अपनी कक्षाओं को छोड़ देता है। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे की हेडिंग आप लोग देखिए। तो ये हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति क्या होती है, तो याद रखिए कोई भी अगर धातु है, क्या है, कोई भी अगर धातु है तो धातु जो होता है वह हल्का से अगर ताप भी पाता है या उस पर दाब लगाया जाता है। ठीक, कोई अगर धातु है, धातु पर ताप बढ़ाया जाए या दाब बढ़ाया जाए तो धातु में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह धातु के भीतर ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे या इधर उधर गति करने लगते हैं, जिसे अनियमित गति या यादृच्छिक गति कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि धातु, जब कोई धातु को ताप या दाब बढ़ाया जाता है, जब किसी धातु का ताप या दाब बढ़ाया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर गति करने लगते हैं। इस गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा आप लोग भी लिखिए। तो ये परिभाषा आप लोग भी लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप लोग समझिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा, डेरिवेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि धातु में
यदि धातु में n इलेक्ट्रॉन हो तथा उनके वेग क्रमशः u1 u2 u3 डैश 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 un हो तो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है फार्मूला। तो v बराबर होगा जो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n, ये होगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए क्योंकि ये डेरिवेशन में अभी आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।